हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक दफ़ा फिर से दोबारा एक टेबल टॉक पे बैठे हैं जहाँ पे मेरे सीनियर मेरे साथ हैं और मैं पहले भी इनके साथ एक मीटअप कर चुकी हूँ। और उस मीट के बाद आप लोगों के इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए कि मैम प्लीज़ हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जब भी दोबारा मुलाकात करें तो ज़रूर हमारे इन क्वेश्चंस को आपने रखना है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, तो हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई। हम शाहिद भाई के रेस्टोरेंट पे इन्वाइटेड थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच SM शाहिद शाह, जो कि आप सब जानते हैं, इनको टिकटॉक यूट्यूब पे हर जगह पे इनके चैनल्स भी हैं और माशाल्लाह एक अच्छा खासा सोशल मीडिया इनका। और नवीद भाई तो ऑफ कोर्स इनका तारुफ मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, ये भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और भी इनके बहुत से बिजनेस हैं, बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी SM शाहिद शाह से। जी सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप मलेशिया आई, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे रेस्टोरेंट पर भी आए, उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आप बताएं क्या है, किस तरीके से हमने जो भी क्वेश्चन आपकी ऑडियंस की तरफ से जो सवाल हैं आप पूछिए हमसे, ज़रूर इंशाल्लाह हम उसको आंसर देंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आपका भी मलेशिया आने का, और इतनी ज़बरदस्त हमारी कंपनी यहाँ पे रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स और क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव में। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है जो आप लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि जब भी इस तरह के लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं तो वो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करते हैं। तो जो भी हमें देख रहा है यहाँ पे, आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि हम हमेशा अपने साथ साथ आप लोगों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, और आज भी कुछ अच्छा सोचते हुए ही साथ में बैठे हैं। तो थैंक्स टू मदीहा एंड SM शाहिद शाह साहब। और सर, खाना तो बहुत कमाल का था। अच्छा सर, मेरी ऑडियंस के बहुत से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से मैं ज़्यादा तो ऑफ कोर्स आप लोग का टाइम नहीं ले सकूंगी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी ज़रूर करने चाहिए थे, और मुझे एज अ सीनियर ऐसा लगता है कि आपको भी उनका आंसर ज़रूर करना चाहिए। उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स वो फॉरेक्स के अंदर जो आता है इमोशंस को लेके आता है, क्योंकि हमारी लार्ज ऑफ जो ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इमोशंस को लेके होती है। तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इमोशंस को हम ट्रेडिंग में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा मदीहा, आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा ये सबको फेस करना पड़ता है। अब मैं इस पे ये चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट आपके लेके, और ऑडियंस के भी, मैं इसको समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। अच्छा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है और जो हमारा निज़ाम है वो इस तरह का है कि हमारे डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर होते हैं हमारी जो न्यूरॉन सिस्टम यानी कि ब्रेन से। इंसान के जो 6 तरह के इमोशंस हैं वो कौन से हैं? जिसमें आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप रोते हैं, आप हैरत ज़दा होते हैं, आप गमगीन होते हैं। सो डिफरेंट इमोशंस हैं जो हमारी इनर सेल्फ है, उसको हम डिपिक्ट करते हैं दुनिया के सामने। अच्छा, चाहे हम हंस रहे हैं, चाहे हम रो रहे हैं, चाहे हम मुस्कुरा रहे हैं, चाहे हम कहका लगा रहे हैं, चाहे हम उदास हैं, चाहे हम हैरत ज़दा हैं, हम कुछ भी है बहुत लंबी देर तक नहीं कर सकते। कोई भी शख्स बहुत देर तक हंस नहीं सकता, कोई रो नहीं सकता, कोई हैरत ज़दा नहीं हो सकता। अगर किसी को लतीफ़ा आपको सुनाया जाए शायद भाई, तो आप एक दफ़ा हंसेंगे, वही दोबारा सुनाया जाए तो थोड़ा कम, तीसरी दफ़ा सुनाया जाए तो आप कहेंगे तो क्या यार बोर कर रहे हो, आप कुछ नया लाओ। अच्छा, साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं कि कोई भी इमोशन है वो आप 12 मिनट से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। आप 12 मिनट से ज़्यादा किसी से नफ़रत नहीं कर सकते। आप 12 मिनट से ज़्यादा किसी से अपने प्यार या मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। आप 12 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे हैरत ज़दा नहीं हो सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये प्रूवन है इस्लाम में। और वो कैसे है कि इस्लाम के अंदर भी कैफियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया है कि जब भी हमारी कोई कैफियत आती है तो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। गुस्से के बारे में कहा है, गुस्सा आ जाए, लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। प्रॉब्लम कहाँ है? इमोशनल मैनेजमेंट के अंदर। हमें आज तक किसी ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया, ना पेरेंट्स ने पेरेंटिंग में बताया कि आपका जो गुस्सा है, आपकी जो नफ़रत है, आपका जो प्यार है, कुछ भी है, ये कंट्रोल हो सकता है। और वो कंट्रोल कैसे होगा? कि आप उन 12 मिनट्स को मैनेज कर लें। इसकी मैं बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम एक बारबेक्यू करते हैं तो कोयले डालते हैं। अच्छा, कोयले डालने के बाद उसके ऊपर वो हम बोटी छोटी रख देते हैं, आपके रेस्टोरेंट में बोटियाँ रखते हैं। अब कोयले को अगर आप हवा ना दें, फूंके ना मारें या पक्कियाँ ना मारें, तो क्या होगा सर? थोड़ी बाद बुझ जाएगा। इमोशंस भी ऐसे ही हैं कि जब हम उनको हवा देते हैं बार बार तो वो और भड़कते रहते हैं। लेकिन अगर हम उनको सब साइड कर दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे।
लेकिन क्या होता है, ये जो हवा है ना, हम जो दे रहे होते हैं, या हम खुद दे रहे होते हैं, या हमारे आसपास की सोसाइटी दे रही होती है, या फिर क्या होता है कि राइट लेफ्ट जो भी आपके। सो इसमें हमने अब करना क्या है, बात सुन। सबसे पहले तो ज़िंदगी में याद रखें कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं ना, पहले उनको निकाल दें, साइड पे कर दें। आप जो लोग, हमारी ऑडियंस देख रही है, आज आप ये काम करें, आप मार्क करेंगे कौन से 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा, या जब भी उनसे मैंने कोई बात की, उन्होंने कोई पॉजिटिविटी वाली बात की है, उनको अपना हिस्सा बनाएं और नेगेटिव लोगों को निकाल दें। पहली बात है। सेकेंडली, इमोशंस। अब क्योंकि हम इस ट्रेनिंग के बगैर ही फॉरेक्स में आ गए हैं जी, तो अब यहाँ पे आके हम एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि हमने अब मार्केट हमें एसएल देती है और हम भड़क जाते हैं, क्योंकि हमारी ईगो है, हमारी कोई इमोशनल मैनेजमेंट ही नहीं है। सो इसलिए इसमें मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो 12 मिनट को मैनेज करने की आदत बनाएं। ये हर बंदा कर सकता है। और वो कैसे आप करेंगे? आप गुस्से में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप लेटे हैं, उस कैफियत को चेंज करने के लिए बैठ जाएं, बैठ रहे हैं उस कैफियत के लिए खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो चलना शुरू कर दें। आप पानी पी लें, अक्सर कहते हैं गुस्सा आ गया पानी पी ले, बिल्कुल ठीक है, ऐसे करें। सो ऐसे लगता है तो ऐसे मुंह बन जाते हैं सबके, कोई किसी को डांट रहा होता है, कोई किसी को हो रहा होता है। इसमें आपने आज से अपनी मैनेजमेंट करनी है, नंबर 1। अब आते हैं टेक्निकली कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स के अंदर टेक्निकली हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप पेशेंस के साथ अपनी ट्रेड का वेट करके उसको ट्रेड लें विद अ रीज़न। हमेशा अपने आप से जब आप ये सवाल करेंगे ना कि यार मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ, पहले सवाल करेंगे, तो देन उसके एसएल लगने पे आप हर्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसके बगैर लेंगे तो फिर आप अपने आप से बाद में और सवाल करेंगे कि यार काश मैं सोच लेता या सोच लेती, काश मैं ये होता, काश मैं होता। तो वो काश नहीं है यहाँ पे, और ऐसे बहुत से काश जो हैं वो हमें इमोशनली डिस्ट्रेस करते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा उसको डिस्क्राइब भी किया, एंड आई होप कि मेरी ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगा होगा और उन्होंने बड़ा इन्जॉय भी किया होगा। और आपकी जो बताने की एक रीज़न थी वो बहुत वैलिड थी कि आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि समटाइम क्या होते हैं कि आपके समझाने के तरीके से ना सामने वाले के माइंड में, उसके हार्ट में वो चीज़ फील हो जाती है। तो ये सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के। सर आपसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि चूँकि आपका ज़्यादा ब्रोकरेज से है तो मैं आपसे उसी हवाले से सवाल करूँगी। थोड़ा सा फ़नी क्वेश्चन है सर, ये ब्रोकर हम लोगों को कैसे कैसे लूटते हैं? तो आज हम आपसे ये पूछने वाले हैं। देखिए, ब्रोकर तो हर ट्रेडर को, हर पार्टनर को, हर मेंटोर को हर तरह से लूटने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। अब उसके अंदर क्या है, मल्टीपल चीज़ें हैं। नंबर 1 जो चीज़ जो ब्रोकर का हथियार होता है वो होता है स्प्रेड। स्प्रेड एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल तरीके से ब्रोकर आपको जो है ना लूट सकता है। तो जितनी भी हमारी ऑडियंस भी सुन रही है, मैं उनसे सबसे यही कहूँगा कि जब भी आपने ट्रेड लगानी है तो सबसे पहले तो चार्ट के ऊपर ना एक आस्क प्राइस होती है। नॉर्मली वो चार्ट पे नज़र नहीं आती है, चार्ट पर आपको जो है ना बिड प्राइस नज़र आ रही होती है। तो उसका एक तरीकाकार है, राइट क्लिक करके चार्ट पर आप ऊपर सेटिंग में जा करके वहाँ से आपने सबसे पहले ना आस्क लाइन को इनेबल करना होता है ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए। तो वो आस्क लाइन आपकी हेल्प करती है कि आपको अंडरस्टैंड करती है कि इस ब्रोकर का स्प्रेड कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। नॉर्मली जैसे किसी भी ब्रोकर का स्प्रेड 2-3 पिप का होता है, एवरेज नॉर्मली 2 से 3 पिप का होता है, बट वो आस्क प्राइस जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, समझें वो उतना ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि एक तो वो चार्ट में नज़र नहीं आती है। दूसरा होता क्या है कि जैसे ही मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी होती है तो ब्रोकर वो उसको ज़रा सा ऐसे करके फिर ऐसे ले आता है। आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी कर लेंगे कि किस चीज़ को देख के हमें ब्रोकर को चूज़ करना चाहिए कि इस ब्रोकर के अंदर ये क्वालिटीज़ तो मस्ट होनी ही चाहिए। तो आपकी नज़र में वो कौन सी क्वालिटी है? देखिए, बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो एक जो फंडा पाकिस्तान इंडिया मार्केट में नॉर्मली रहता है रेगुलेशन को लेकर के, भाई रेगुलेशन हो तो अच्छा है। रेगुलेशन मैं ये नहीं कहता कि रेगुलेशन को नहीं देखना चाहिए, डेफिनेटली रेगुलेशन को आप देखें, बट उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रेपुटेशन रहता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हम भी देखें ना, मार्केट में कहीं जाते हैं, जिस बंदे की जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होती है वो उतना संभल के मार्केट में चल रहा होता है। किसी से ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करता यार कहीं कुछ मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इसी तरीके से ब्रोकर भी यही होता है। जो ब्रोकर जितना ज़्यादा मार्केट में सोशल मीडिया पर एक्टिव है और उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, तो वो उस ब्रोकर को साथ आप काम करें, प्लस रेगुलेशन भी होनी चाहिए और उसका स्प्रेड अच्छा होना चाहिए। लेवरेज जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें आप देखें तो इन सारी चीज़ों को देख के आप डेफिनेटली आप ब्रोकर चूज़ कर सकती हैं। मेरा ख्याल ये है कि सॉरी फॉर इंटरप्ट,
इसके अंदर एक और चीज़ मैं इंक्लूडिंग करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग के पास टाइम थोड़ा कम है। एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगी, बहुत से ना क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि जो ब्रोकर हम लोग को बोनस प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका ब्रोकर को क्या बेनिफिट होता है कि वो हमें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए ब्रोकर ये जो है ना, जो छोटे क्लाइंट्स हैं ना, उनको जो है ना ट्रैप करने के लिए होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रोकर इससे क्लाइंट को लॉस कराता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ब्रोकर ट्रेडेबल बोनस दे रहा है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये जो छोटे ट्रेडर्स हैं हमारे, उनके लिए एक्चुअली सपोर्ट ही होती है। कुछ मैं देखता हूँ कुछ मेंटोर्स या कुछ क्लाइंट्स कभी कभार आके बोलते हैं कि इस बोनस का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो जब लॉस हो तब हमारे काम आता है। तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ब्रोकर आपको इसलिए देता है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको मौका मिला जाए, उनको मौका दिया जाए ट्रेड करने का। हाँ, अब होता क्या है कि मान के चलें कोई भी ब्रोकर है, मान लें उसने 20% बोनस दे रखा है उसने, तो अगर कोई क्लाइंट उसमें डिपॉजिट करता है ना $1000 का, तो उसको 200 मिल गया, बोनस मिल गया। अब हुआ क्या कि अल्लाह ना करे किसी का अकाउंट वॉश हो रहा होता है तो $1000 का लॉस हो गया, तो अब उसके अकाउंट में $200 का क्रेडिट मौजूद है। अब क्या करता है वो, दोबारा ट्रेड करता है। दोबारा ट्रेड करने के बाद भी वो फिर $100 का लॉस करता है, बाकी कितने बचे? $100। अब क्या ये $100 उस क्लाइंट के हैं? नहीं ना, उस क्लाइंट के नहीं है ना, ये तो बोनस है जो ब्रोकर ने दिया। और आपने भी, मैंने देखा था, $50 के अकाउंट से आपने 500 बनाया है ना आपने। तो इसी तरीके से अगर इस $100 से अगर बंदा दोबारा $1000 बना लेता है, तो मतलब ये हुआ है कि ये वही ब्रोकर की सपोर्ट थी जिससे उसने इसको अपना जो अपना रियल बैलेंस है उसको भी रिकवर कर लिया। तो बोनस अच्छी चीज़ है, ट्रेडेबल बोनस होना चाहिए। बट क्या है कि बोनस के बाद जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ना, उन पर ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से मैंने ब्रोकर के हथकंडों से बचना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन नवीद भाई से भी किया जाएगा। अच्छा नवीद भाई, एक चीज़ है कि इस फील्ड के अंदर, स्पेशली फॉरेक्स की फील्ड के अंदर, किन लोगों को एंटर होना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के टाइम के ऊपर हर बंदे को होना चाहिए इसमें। देखिए, अल्लाह ताला ने हर शख्स को मदिहा बड़ी हैसियत और वक़्त दी हुई है। हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है, हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक आइडेंटिटी दी है। देखिए आइडेंटिटी क्या है? मेरा अंगूठा मेरा है, शाहिद भाई का, आपका दुनिया भर में अरबों इंसान है ना, हमारे अंगूठे अलग हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक सिग्नल है। ये छोटे छोटे हम सिग्नल देते हैं जिस पर टीपियाँ हिट होती हैं। आप अल्लाह का सिग्नल देखें कितना बड़ा है। केवल अंगूठा दिया है आपको एक अलग, जो आपकी शनाख्त है। हमारा मसला क्या है? पहले मसला समझे। हमारा मसला ये है, हम खुद को ढूंढते ही नहीं है। हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हम बाकियों को देखते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना हमारी इस फील्ड के अंदर कि हम लोग स्टेबल नहीं रह पाते। अब मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन किया होता है। और अक्सर मेरी इस बात में मेरी कम्युनिटी, मेरे चैनल पर भी बहस रहती है, भाई एक मेंटोर को चूज़ करो, जिसको भी करो, जो भी आपका फेवरेट है या जिसको भी आप सुनते हो या जिसका काम आपको मार्केट में पसंद है, उसको फॉलो करो, उस पर ही रहो। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। देखें, मैं पहले वाली बात कर लूँ, उसके साथ मैं इसको फिर कनेक्ट करता हूँ। पहली बात ये है कि किन को आना चाहिए। आप सब लोगों को आजकल, और टू बी ऑनेस्ट, जिसके पास फेसबुक पे, हम खुद इन्फ्लुएंसर है कि मैं एज एन इन्फ्लुएंसर कह रहा हूँ, जिसके पास फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे रीलें देखने का टाइम है ना, उसको आना चाहिए इसके अंदर। और जिसके हाथ में ये मोबाइल है ना 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये का, उसको भी आना चाहिए। लोगों के पास बहाना क्या है? टाइम नहीं है, नंबर 1। लोगों को बहाना क्या? पैसे नहीं है। भाई आप सबके पास इतने पैसे हैं कि आप इस ट्रेड में और इस फील्ड में आ सकें। आके आजमाएं तो सही अपने आप को, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस टाइम सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो इसके अंदर है। सेकेंडली, ये एक लाइफस्टाइल है, ये काम नहीं है खाली, ये एक लाइफस्टाइल है। तो आप कब तक दूसरों की रील्स, उनकी वीलॉग्स, उनकी फैमिली वीलॉग्स देखते रहेंगे? उन्होंने तो उससे पैसे बनाने हैं, आपने क्या करना है जब तक आप खुद अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं मदीहा की बात के ऊपर कि जब हम लोग अपने मेंटोर चुनते हैं। देखिए, उसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपका रहबर एक होना चाहिए। Exactly. आप एक कश्ती में बैठे और उसका जो मल्लाह है ना चलाने वाला, वो एक होना चाहिए। एक कश्ती से आप यहाँ से वो फ्रॉग क्या होता है जी, मेंढक है ना, मेंढक बन के इधर से फुदक के उधर जाएंगे, उधर से उधर, कब तक करेंगे ये? और अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी एज अ नेशन थोड़ा सा कमज़ोरी है
कि हम कानों के भी बड़े कच्चे हैं। Exactly. उधर से सुना कर अच्छा चलो उधर जाके ट्राई मार लेते हैं। ये ट्राइयाँ मारने के चक्करों में हम अपना पोटेंशियल, अपनी इक्विटी, अपना टाइम और अपना पैशन सब बर्बाद करते हैं, और आखिर में कहते हैं वो भी बुरा सी, वो भी बुरा सी, वो भी बुरा सी, मैं उधर भी कुछ नहीं कर सका, मैं उधर भी कुछ नहीं कर सकी। ऐसे नहीं होता। आपने अपनी नाकामी को अपने अंदर ढूंढना है, और आपने अपनी कामयाबी के लिए किसी रहबर को, किसी मल्लाह को ढूंढना है, लेकिन वो एक ही होना चाहिए, जिसको भी ढूंढ लें बहुत आप। अच्छी बात की नवीद भाई आपने। यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी। हमारी जो ऑडियंस है ना, आजकल मैं एक प्रोस्पेक्ट देखती हूँ लोगों के अंदर कि जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना, मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब उनकी सिर्फ ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने। अब मुझे बताएं कि आपका बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा जब आप उसको पढ़ाएंगे ही नहीं? जब आप उसको पढ़ाएंगे नहीं, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जो हमारी ऑडियंस है ना, वो चाहती है विदाउट लर्निंग ट्रेडर बन जाए। अब आपसे सुना, आपका लाइफस्टाइल देखा जी, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। मदीहा का लाइफस्टाइल देखा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। किसी और इन्फ्लुएंसर का लाइफस्टाइल देखा, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। मतलब ट्रेडिंग का उनको नथिंग, कुछ भी नहीं पता होता कि एक्चुअली ट्रेडिंग फील्ड क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, इसे हम किस तरह अर्न कर सकते हैं। उनको यही नहीं पता ये बिजनेस है, इसको करना कैसे है। वो समझते हैं शायद कोई ATM है, हम लोगों ने इसमें कार्ड डाला, बस पैसे आना स्टार्ट हो गए। और ये भी शायद इसी तरह ही कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का क्लियर करें कि एक्चुअली में आपने इसमें आना कैसे है, इस पर वर्किंग करनी कैसे है। और ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम, इट्स अ बिजनेस। प्लीज सर। अच्छा, बिल्कुल। मैं देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि इस पूरी जो फील्ड है ना, इसको हल्का मत लें। टू बी ऑनेस्ट, अभी हम यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस होते हैं तो वो किसी से पूछे, कहता है सब ने ये बाइनेंस अपने पास इंस्टॉल किए हुए ऐसे ही है। हैं। पूछे ये क्यों किया? वो क्रिप्टो करते हैं जी। अच्छा, क्रिप्टो का क्यों, कहाँ से सीखा? वो मेरे यार करता है ना। अच्छा, यार से पूछा, यार तूने कहाँ से सीखा? वो मेरा कज़न करता है। कज़न तो पूछो, कज़न से सीखा? नहीं, वो हमने यूट्यूब पे देखा। भाई ऐसे तो मजाक ना लेना। दैट्स वाई ये जो लोग कहते हैं 95% के जिसमें लॉस है, लॉस क्यों है? कभी ये भी तो सोचे ना कि जब आप सीखा, क्योंकि देखिए सोचता कोई नहीं, एक्चुअली सोचता कोई नहीं। अभी भी यहाँ गली में बाहर चले जाए ना, 10 बंदों से पूछें कि फॉरेक्स क्रिप्टो में फ़ायदा है, नुकसान है, 9 कहेंगे कि नुकसान है, एक नहीं बताएगा। उसके पास टाइम ही नहीं बताने का, क्योंकि वो प्रॉफिट में होगा और अपना लाइफस्टाइल जी रहा होगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है थ्रू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ मदीहा कि प्लीज़ सीखें। जो भी मेंटोर आपका हो, एक रखें, एक अपना रहबर रखें और लॉयल्टी के साथ सीखें। लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जिस पर नियत आ जाती है ना, तो अल्लाह ताला बरकत का निज़ाम कर देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। थैंक यू सो मच नवीद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए। मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी, एक मिसाल से। देखिए, आप लोग सबके घर में बच्चे हैं, और आजकल की जनरेशन, हम लोगों ने बीइंग अ मदर, मैं भी, हम लोग हर बच्चे को मोबाइल दे देते हैं उसकी एक्टिविटी में। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ समटाइम। अच्छा, हम लोग क्यों करते हैं ये कि चले भी बच्चा बैठ के वो कुछ ना कुछ सीखेगा। आप मुझे बताएं कि जब हम लोग बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, वो राइम सीखता रहता है। वो राइम जब देख रहा होता है, अब वो राइम देख देख के, सुन सुन के, एटलीस्ट एक दिन ऐसा होगा कि वो राइम को बोलना स्टार्ट कर देगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समथिंग। पर आप मुझे बताएं, क्या वो उन राइम्स को लिख सकता है? नॉट एट ऑल। वो कभी भी उनको लिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको लिखने के लिए वो मेंटोर चाहिए, जो उसको पेंसिल पकड़ना सिखा सके, उसको पेंसिल चलाना सिखा सके, उसको पता हो किस वर्ड को किस तरह कहाँ लिखना है। तो आप लोगों का सेम यही सिचुएशन है कि आप लोग वहाँ से सुनते हैं, वहाँ से सुनते हैं, वहाँ से सुनते हैं, आपको लगता है यू आर परफेक्ट ट्रेडर। यही रीज़न है आपके सबसे बड़े लॉस की। आपको एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बिल्कुल उस माँ की तरह पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाए, बिल्कुल उसी मेंटोर की तरह जो आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके, बेसिक से लेके एंड तक आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना सिखाए कि एक्चुअली में व्हाट इज़ ट्रेडिंग, व्हाट इज़ फॉरेक्स। इसलिए सुनी सुनाई बातें, वे कहते हैं ना, आधा अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। तो हमारी ऑडियंस इस चीज़ को बिल्कुल भी, एनी हाउ हमारी कन्वर्सेशन तो ख़त्म होगी नहीं, बट अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस।